हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी फॉर्म हैंडी टेक्नोज। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, जो कि बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। आज हम लोग यूनिट 3 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो यूनिट 3 का नाम जो है वो फोर्स डिस्पर्जन है। देख लेते हैं, इसमें सस्पेंशन और इमल्सन दो आएंगे फोर्स डिस्पर्जन में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसका डिफिनीसन सस्पेंशन का। Suspension is a type of dispersed system in which finely divided solid particles are uniformly dispersed within a liquid dispersion medium। ठीक है, सस्पेंशन जो होता है वो टाइप है हमारे डिस्पर्स सिस्टम का, जो कि हमारा फाइनली डिवाइडेड होता है सॉलिड पार्टिकल, जो कि हमारा डिस्पर्स होता है लिक्विड में, जो कि हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है। जो हमारा सॉलिड है वो हमारा डिस्पर्स फेज में होता है, जो कि हमारा डिस्पर्स होता है हमारा यूनिफॉर्मली, जो कि लिक्विड में, जो कि हमारा डिस्पर्जन मीडियम है। समझ में आया सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सस्पेंशन का जो है वो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसमें दो में भाग गया है, कोलाइडल सस्पेंशन, फोर्स सस्पेंशन। क्या होता है कोलाइडल सस्पेंशन? द सस्पेंशन हैविंग पार्टिकल साइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, ऐसे सस्पेंशन जिनके पार्टिकल साइज होते हैं वो 1 से 1000 नैनोमीटर रहेंगे, तो उसे हम लोग कोलाइडल सस्पेंशन बोलेंगे। अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो जिलेटिन प्लस वाटर जो होते हैं हमारे कोलाइडल सस्पेंशन होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्स सस्पेंशन। द सस्पेंशन हैविंग पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ऐसे सस्पेंशन जिनके पार्टिकल जो साइज होते हैं वो 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर होंगे, उन्हें हम लोग फोर्स सस्पेंशन बोलेंगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो सैंड प्लस वाटर जो होते हैं हमारे फोर्स सस्पेंशन के एग्जांपल हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन इन फार्मास्यूटिक्स। क्या क्या एडवांटेज है सस्पेंशन के फार्मास्यूटिक्स में? पहला है टू मार्क्स द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, ये हमारा रिड्यूस करता है जो भी कड़वाहट, मतलब जो भी ड्रग में, जैसे हम लोग ड्रग का कंजप्शन करते हैं ना, कोई भी मेडिसिन कड़वा होती है तो इसको रिड्यूस करता है। ठीक है, दूसरा क्या है इसका एडवांटेज? टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, जो सस्पेंशन होता है वो हमारा जो स्टेबिलिटी होती है ड्रग को, उसको बढ़ाता है, ताकि हमारा ड्रग स्टेबल है एंड ईजली हमारा स्टोर कर सकें, एंड इनका सेल्फ लाइफ हाफ लाइफ जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ये हमारे एडवांटेज हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। क्या क्या हैं, कौन कौन से इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल में? पहला हमारा सरफेस फ्री एनर्जी। क्या होते हैं? द एनर्जी डैट विल बी नेसेसरी टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पार्टिकल। सरफेस फ्री एनर्जी क्या होते हैं? ऐसी एनर्जी जो कि रिक्वायरमेंट होती है हमारे इंक्रीज़ करने के लिए, जो कि सॉलिड पार्टिकल के सरफेस एरिया को, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस फ्री एनर्जी। ठीक है, अगर हम लोग को जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग कौन सी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इससे हम लोग सरफेस फ्री एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया सरफेस फ्री एनर्जी। नेक्स्ट जो है इसमें, दिस इज़ नोन एज सरफेस फ्री एनर्जी, वही है, इसी को हम लोग सरफेस फ्री एनर्जी बोलते हैं। इसमें इक्वेशन है, हम बता देते हैं आपको। डेल्टा जी इक्वल टू गामा डॉट डेल्टा ए। डेल्टा जी मतलब चेंज इन सरफेस फ्री एनर्जी, गामा मीन्स क्या है हमारा इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, डेल्टा ए क्या है चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल के थ्रू हम बता दे रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, इसमें हम लोग एनर्जी अप्लाई किए, ब्रेक डाउन हुआ सॉलिड पार्टिकल, फिर से इसमें एनर्जी अप्लाई करेंगे तो जो सरफेस एरिया होगा सॉलिड पार्टिकल का वो इंक्रीज होगा। सिंपल से भाषा में बताएं, कोई भी आप टैबलेट लीजिए, उस पर ब्रेक, ठीक है, एनर्जी अप्लाई करेंगे तो टैबलेट हमारा ब्रेक डाउन होगा, जो भी उसके पार्टिकल्स होंगे वो हमारे ब्रेक डाउन होंगे ना, उसी पार्टिकल्स में फिर से एनर्जी अप्लाई करेंगे तो और फाइन पार्टिकल में हो जाता है, तो वही जो होता है वो उसका सरफेस एरिया जो होता है उस पार्टिकल्स का वो इंक्रीज़ कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस फ्री एनर्जी। समझ में आया क्या होता है सरफेस फ्री एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन वर्क इज डन टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया विच कॉज इंक्रीज इन सरफेस फ्री एनर्जी। मतलब
अगर हम लोग फॉर्मुलेशन कर रहे हैं सस्पेंशन का, ठीक है, तो वर्क जो होता है, वर्क इज़ डन टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज, ठीक है। वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हम लोग वर्क जो लगाते हैं हम लोग, ताकि पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर सके, सरफेस एरिया को हम लोग बढ़ा सकें, ठीक है, जो कि हमारा अल्टीमेटली कॉज करता है कि हमारे सरफेस फ्री एनर्जी क्या होते हैं, इंक्रीज हो। समझ में आया? इसके वजह से जो होते हैं वो हमारे थर्मोडाइनमिक अनस्टेबल बनाता है सिस्टम को, ठीक है। व्हेन वेटिंग एजेंट इज मिक्स टू द सस्पेंशन प्रिपरेशन, जब हम लोग वेटिंग एजेंट को यूज़ करते हैं मिक्स करने के लिए सस्पेंशन प्रिपरेशन, वेटिंग एजेंट की मतलब समझें, वेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो वाटर मॉलिक्यूल की, तो इसे हम लोग बोलेंगे वेटिंग एजेंट। जब हम लोग इसको मिक्स करते हैं सस्पेंशन प्रिपरेशन में, तब इट रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन, ठीक है, ये हमारा रिड्यूस कर देता है इंटरफेशियल टेंशन को, एंड ये प्रोड्यूस करता है मोर स्टेबल सिस्टम, ठीक है। जब हम लोग अगर हम लोग सस्पेंशन का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम लोग वेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे, तो ये हमारे इंटरफेशियल टेंशन जो होते हैं हमारे सॉलिड पार्टिकल के बीच में, इसको रिड्यूस करेगा, एंड ये प्रोड्यूस करेगा हमारा स्टेबिलिटी सिस्टम, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड है हमारा जेटा पोटेंशियल। पहला था क्या, सरफेस फ्री एनर्जी, वो पता चल गया क्या होता है, वो बताएं। आपको इक्वेशन बताएं, क्या इक्वेशन होती है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू गामा डॉट डेल्टा ए, ठीक है। चेंज इन सरफेस फ्री एनर्जी गामा था, हमारा इंटरफेशियल टेंशन जो होता है हमारा गामा है, डॉट डेल्टा ए क्या था, चेंज इन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है हमारा सेकेंड, जो कि जेटा पोटेंशियल, इसके बारे में आपको बता देते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टाइटली बॉन्ड सरफेस एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन, ठीक है। ये एक तरह का ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, जो कि टाइटली जो बॉन्ड सरफेस होते हैं उनके बीच में, एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन होते हैं उनके बीच में जो होता है वो जेटा पोटेंशियल क्रिएट होता है, ठीक है। दिस पोटेंशियल इज नोन एज जेटा पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। As the potential drop off rapidly decrease the distance from the surface increase, मतलब अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप जो होते हैं वो रैपिडली अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस होगा वो फ्रॉम सरफेस वो हमारा इंक्रीज होगा। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। जेटा पोटेंशियल हैज अ यूजफुल एप्लीकेशन इन स्टेबिलिटी सिस्टम कंटेनिंग डिस्पर्स पार्टिकल, ठीक है। जेटा पोटेंशियल जो होता है हमारा ये एक तरह से यूजफुल एप्लीकेशन होता है जब हम लोग स्टेबिलिटी सिस्टम कर रहे हैं इसका डिस्पर्स पार्टिकल का, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ वैल्यू ऑफ जेटा पोटेंशियल डिक्लाइन बिलो और अफिनिटी लेवल, द अट्रैक्टिव फोर्स गो बियॉन्ड द रिपल्सिव फोर्स एंड पार्टिकल गैदर टुगेदर लीड्स टू फ्लॉकुलेशन, ठीक है। अगर जो जेटा पोटेंशियल की वैल्यू है अगर हम लोग इसको कम कर रहे हैं, ठीक है, जितना इसकी अफिनिटी लेवल है अट्रैक्टिव फोर्स को जो कि बियॉन्ड जाता है, जो कि क्रिएट करता है रिपल्सिव फोर्स, एंड पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ गैदर करने लगते हैं जिसके वजह से फ्लॉकुलेशन होता है, ठीक है। एक बार और आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर जेटा पोटेंशियल जो होता है अगर जो सॉलिड पार्टिकल पे लग रही है, ठीक है, तो उनका अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो बियॉन्ड रिपल्सिव फोर्स जाता है, जिसके वजह से पार्टिकल्स होते हैं हमारे गैदर करने लगते हैं एक साथ, जिसके वजह से फ्लॉकुलेशन जो होता है हमारा क्रिएट करता है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। देयरफॉर द फिनोमिना ऑफ फ्लॉकुलेशन एंड द डीफ्लॉकुलेशन डिपेंड ऑन जेटा पोटेंशियल, वही है जो फेनोमिना होता है हमारा फ्लॉकुलेशन का एंड डीफ्लॉकुलेशन का, वो हमारा डिपेंड करता है जेटा पोटेंशियल पे, ठीक है। फ्लॉकुलेशन मीन्स देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्यूल्स और ग्रेनुल्स, ठीक है। ग्रेनुल्स अलग हो गया जो कि ग्रेनुलेशन में आता है, फ्लॉकुलेशन मतलब कि फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है। एंड डीफ्लॉकुलेशन में इसमें जो फ्लॉकुलेटेड डीफ्लॉकुलेटेड अभी सस्पेंशन आप आपको अलग से बताएंगे, लेकिन इसमें बता दे रहे हैं इसमें फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि फ्लॉकुलेशन कहलाता है। डीफ्लॉकुलेशन में क्या होता है, इसमें फ्लॉक्यूल्स के फॉर्मेशन नहीं होते हैं, ये जनरली देखे जाते हैं हम लोग सस्पेंशन में, जो कि दो हैं आते हैं। पहला फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है, दूसरा हमारा डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा इसमें जो है हमारा तीसरा ये है ना, वेटिंग है। वेटिंग देख लेते हैं क्या होता है। वेटिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू मेंटेन कांटेक्ट विथ सॉलिड सरफेस, ठीक है।
वेटिंग क्या होती है? ये एक तरह की एबिलिटी होती है हमारे लिक्विड को जो कि मेंटेन करता है हमारे कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस। ठीक है, वेटिंग क्या होती है? जैसे लिक्विड में वेटिंग एजेंट पाए जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे सॉलिड को कांटेक्ट सरफेस में बनाए रखेंगे। ठीक है, जैसे कि लिक्विड है, अगर सॉलिड पार्टिकल इसमें अगर रख रहे हैं तो उसमें अट्रैक्ट होगा ना, तो उसके बीच में कांटेक्ट बनाने के लिए जो वेटिंग एजेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका पॉइंट। द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन टू वेटिंग ऑफ सॉलिड कैन बी गवर्न बाय यंग्स इक्वेशन। ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू वेटिंग ऑफ सॉलिड, जो कि गवर्न होता है यंग्स इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन है? यंग्स इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू गामा एस वाई गामा एस एल बाई गामा एल बी। क्या क्या है ये देख लेते हैं। cos थीटा जो होता है हमारा कॉन्टैक्ट एंगल होता है, गामा एस पी जो होता है वो सॉलिड एंड वेपर सरफेस टेंशन होता है, गामा एस एल जो होता है हमारा सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, एंड गामा एल बी जो होता है हमारा लिक्विड एंड वेपर सरफेस टेंशन होगा। ठीक है, एस फॉर सॉलिड, डी फॉर वेपर, एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, एल फॉर लिक्विड, वी फॉर वेपर। ठीक है, ये इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीन मतलब बना है। पहला है कि अगर थीटा हमारा कम है 90 डिग्री से, ठीक है, तो पुअर वेटिंग होगा। अगर थीटा हमारा बराबर है 90 डिग्री से तो पार्शियल वेटिंग होगा। अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये हमारा अच्छा वेटिंग होगा। समझ में आया? नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। चौथा है हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या होता है? द डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन इन अ सस्पेंशन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सस्पेंडेड पार्टिकल। ठीक है, जो हमारी डिग्री होती है फ्लॉकुलेशन में, ठीक है, जो डिग्री होती है फ्लॉकुलेशन का सस्पेंशन में, वो हमारा अफेक्ट होता है फोर्स के द्वारा, जो कि हमारा एक्ट करता है सस्पेंडेड पार्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो होता है पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लंदन एंड वन डर वाल एंड रिपल्सिव फोर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसमें दो फोर्स लगते हैं, एक को रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, एक को अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे। जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, वो हमारे लंदन फोर्स होते हैं एंड वंडर वाल फोर्स होते हैं। एंड जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं एंड न्यूक्लियर फोर्स हैं। ये सब जो अप्लाई होते हैं हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल, जो कि इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में। समझ में आया आपको? ठीक है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेटलिंग इन अ सस्पेंशन। मतलब जो सस्पेंशन में जो पार्टिकल हमारे मतलब सेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इसके द्वारा होंगे द सेडिमेंटेशन विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज गिवन बाय स्टोक्स इक्वेशन। ठीक है, जो सेडिमेंटेशन विस्कोसिटी होती है, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ठीक है, वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल में वो किसके द्वारा दिया गया है? स्टोक्स लॉ के द्वारा। ठीक है, इक्वेशन देख लेते हैं। V इक्वल टू डी स्क्वायर रो एस माइनस रो जीरो, ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा आप, फिर G है बाई 80 ईटा। V क्या है? रेट ऑफ सेटलिंग इन, जो कि सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। D हमारा क्या है? डायमीटर है पार्टिकल्स का। रो S क्या है? हमारा डेंसिटी है डिस्पर्स फेज का। रो नॉट क्या है? हमारा डेंसिटी है डिस्पर्जन मीडियन का। ठीक है, एंड ईटा हमारा क्या है? विस्कोसिटी है डिस्पर्जन मीडियन का। ठीक है, ये स्टोक्स लॉ आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। राइट डाउन द स्टोक इक्वेशन, तो आप लिख सकते हैं यही है। नेक्स्ट इसमें क्या देख लेते हैं। स्टोक्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू डायल्यूट सस्पेंशन। जो स्टोक्स लॉ होता है वो हमारा एप्लीकेबल होता है जो डायल्यूट सस्पेंशन होते हैं उनके लिए, जो कि हमारा कंटेन करता है 0.5 से लेके 2 ग्राम सॉलिड, जो कि कितने ml में होता है? 100 ml ऑफ डिस्पर्जन मीडियन होता है। ठीक है, फ्रॉम स्टोक्स लॉ इट इज़ क्लियर दैट द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़, ठीक है, जो स्टोक्स लॉ से हम लोग को पता चलता है कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, जो कि
रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है, जो कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी बिटवीन बोथ फेज, वही है जो हम इक्वेशन बताए थे ना। तो किसके किसके जो स्टोक्स लॉ में किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देखिए हम आपको इक्वेशन से बता देते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वी है हमारा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी एंड, ठीक है, डी स्क्वायर है डायमीटर, सॉरी गलती बोल दे, ठीक है। जो हमारा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डायमीटर, जो स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ पार्टिकल उसके होंगे, और जो डेंसिटी है हमारे डिस्पर्स फेज के एंड डिस्पर्जन मीडियम के उसके, एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। एंड ये हमारा जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हमारा सेडिमेंटेशन बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी, अगर हमारा सेडिमेंटेशन कम होगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये जो क्योंकि ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही लिखा है इक्वेशन में, देख लीजिए। पहला यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी बिटवीन बोथ फेज, वही है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। सेकेंड जो बताया गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ पार्टिकल, वही जो कि पहला बताए थे आपको, ठीक है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, तीसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ये है ना इक्वेशन हमारा। अगर ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी, अगर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं अप्रोच टू रिड्यूस सेटलिंग ऑफ पार्टिकल। कौन कौन से अप्रोच हम लोग लगाते हैं जो सेटलिंग होता है पार्टिकल का, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए। तो पहला क्या है, इट में रिड्यूस बाय डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम लोग पार्टिकल के साइज़ को कम कर दे रहे हैं तो जो सेटलिंग होता है हमारे पार्टिकल का वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इट कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी, वही है, अगर हम लोग विस्कोसिटी बढ़ा देंगे पार्टिकल्स का तो हमारा जो सेटलिंग होता है पार्टिकल का वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कैसे रिड्यूस करेंगे, तीसरा पॉइंट है जो ये है ना, तीसरा पॉइंट कैसे रिड्यूस करेंगे, इट कैन बी रिड्यूस बाय डिक्रीजिंग द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तीसरा कैसे है, अगर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं सेटलिंग ऑफ पार्टिकल को, जो डिफरेंस है हमारे डेंसिटी के जो कि डिस्पर्स फेज है एंड डिस्पर्जन मीडियम है, उसको अगर हम लोग कम कर देते हैं तो हमारा जो सेटलिंग ऑफ पार्टिकल होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसमें, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन देकर 10 नंबर में भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, या फिर 7 नंबर में, या फिर 2 नंबर, इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा, और हम आपको अच्छे से बता भी दे रहे हैं कि क्या होता है फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटेड। तो पहले फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बता दे रहे हैं, द पार्टिकल्स एग्जिट एज ए लूजली एग्रीगेट। जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में ये हमारे लूजली सेटल्स होते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ हाई, ठीक है, जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में हाई होता है, सिंस द पार्टिकल साइज सेटल्स एज अ फ्लोकुल्स विच इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, वही है जो कि फ्लोकुल्स बताए थे ना, फ्लोकुलेशन क्या होता है, इसमें जो फ्लोकुल्स का फॉर्मेशन होता है वही है, ठीक है। इसमें जो होते हैं वो पार्टिकल्स एज अ फ्लोकुल्स के फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है, हाई होता है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ हार्ड डेंस केक डज नॉट फॉर्म। जो डेंस केक फॉर्म होता है हमारा हार्ड केक वो इसमें फॉर्म नहीं होता है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में, एंड द सेडिमेंटेशन इज इजली टू रीडिस्पर्स बाय शेयरिंग, वही है, सेडिमेंटेशन जो होता है हमारा इसमें हाई होता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, द फ्लोकुल्स स्टिक टू द साइड ऑफ द बॉटल एंड वेसल। जो हमारे फ्लोकुल्स होते हैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में वो हमारे स्टिक हो जाते हैं किसके, जो बॉटल के साइड वाल में या फिर वेसल्स में। इसकी जो बायोबिलिटी होती है वो कम होती है किसके, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की। नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल याद कर लीजिएगा आप, केओलिन है जो कि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में आएगा, CaCO3 ये भी हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का एग्जांपल है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है,
डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन आपको बता दिए। अब डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, पहला पॉइंट है द पार्टिकल एग्जिट एज ए सेपरेट एंटिटी। वही है, जो हमारे डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में जो पार्टिकल होते हैं एज ए सेपरेट में सेपरेट पार्टिकल्स होते हैं, एक तरह से जुड़े नहीं होते हैं, जिसमें जो कि फ्लॉकुल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें जो डीफ्लॉकुलेटेड में इसमें फ्लॉकुल्स के फॉर्मेशन नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो। ठीक है, जो इसमें सेडिमेंटेशन होता है हमारा पार्टिकल्स का वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट द सेडिमेंटेशन इज़ वेरी क्लोजली पैक एंड हार्ड केक इज़ फॉर्म। ठीक है, जो सेडिमेंटेशन होते हैं वो हमारे क्लोजली पैक होते हैं एंड इसमें हार्ड केक जो होता है वो हमारा फॉर्म होता है। समझ में आया डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। नेक्स्ट है इसमें द फ्लॉकुल्स डू नॉट स्टिक, पहले ही बता चुके हैं, जो फ्लॉकुल्स का फॉर्मेशन होता है इसमें फ्लॉकुल्स का नहीं होता है, इसके वजह से ये हमारे स्टिक्स नहीं करते हैं साइड ऑफ द बॉटल एंड वेसल्स। वायबिलिटी की बात करें तो वायबिलिटी जो थी फ्लॉकुलेशन में वो कम थी, लेकिन अगर डीफ्लॉकुलेटेड की बात करेंगे तो वायबिलिटी इसमें ज़्यादा होगी। एग्जांपल देख लेते हैं डीफ्लॉकुलेटेड के ZnO, जिंक ऑक्साइड एंड चाक पाउडर, ये हमारे एग्जांपल है डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन को। ठीक है, या फिर देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देगा तो डिफरेंस आप डाल सकते हैं, या फिर दे देगा डिटेल अबाउट द फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। तो जैसे हम आपको लिखे हैं वैसे आप लिख के बता दीजिएगा। देन उसके बाद आप इसमें डिफरेंस जो है आप कॉलम दे के फ्लॉकुलेटेड एक तरफ डीफ्लॉकुलेटेड एक तरफ, ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बता दीजिएगा एंड एग्जांपल जो हम आपको बताए हैं दोनों, ठीक है, दोनों में से अब बता दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन, जो सस्पेंशन का होता है वो कैसे फॉर्मुलेट करते हैं हम लोग। द अप्रोच डेट आर नॉर्मली इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन सस्पेंशन। ठीक है, मतलब कौन कौन से अप्रोच जो कि हमारे इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मुलेशन करने के लिए सस्पेंशन का। ठीक है, पहला क्या है, पहला हमारा है सस्पेंडिंग एजेंट। देख लेते हैं ये क्या होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज थिकनिंग एजेंट, इसको हम लोग थिकनिंग एजेंट भी बोलते हैं, किसको, सस्पेंडिंग एजेंट को। और स्ट्रक्चर वेका सॉरी, देखिए जो सस्पेंडिंग एजेंट होता है इसको हम लोग थिकनिंग एजेंट बोलते हैं और स्ट्रक्चर वेकल्स बोलते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें, दे इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस फेज। ठीक है, ये जो सस्पेंडिंग होती है, ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट होता है, ये हमारा इंक्रीज कर देता है विस्कोसिटी किसके, कॉन्टिन्यूस फेज का। नेक्स्ट इसमें सो, जिसके वजह से पार्टिकल्स हमारे सस्पेंडेड होते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये है सस्पेंडिंग एजेंट ऐसे होंगे जो कि इन्हांस करेंगे सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को, जो कि हम अभी बताएं। सो द पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, तो एग्जांपल में हमारा अकेसिया आएगा, दूसरा है जिलेटिन। ठीक, नेक्स्ट है इसमें सेकेंड जो कि फ्लॉकुलेटिंग एजेंट है। क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग सर्फेक्टेंट। नाम से ही पता चल रहा है जो स्टेबिलिटी होती है हमारे सस्पेंशन को वो कैसे इम्प्रूव होती है, अगर हम लोग उसमें सर्फेक्टेंट ऐड कर रहे हैं। सर्फेक्टेंट यानी सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोलते हैं। ये हमारा रिड्यूस कर देता है सरफेस टेंशन को एंड इंटरफेसियल टेंशन को। ठीक है, स्टेबिलिटी सस्पेंशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जब हम लोग उसमें ऐड करेंगे सर्फेक्टेंट को, ठीक है, तब हमारा जो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी होती है वो हमारा इम्प्रूव हो सकता है। समझ में आया। यही है लाइन लिखा, सर्फेक्टेंट रिड्यूस द सरफेस टेंशन एंड इम्प्रूव द डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड एंड फ्लॉकुलेशन। सर्फेक्टेंट जो होता है हमारे सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है एंड ये इम्प्रूव करता है जो डिस्पर्जन हो रहा है हमारे सॉलिड को एंड फ्लॉकुलेशन हो रहा है जो उसको इम्प्रूव करेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सोडियम लॉरेट सल्फेट, ठीक, ये हमारे फ्लॉकुलेटिंग एजेंट है। समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है हमारा वेटिंग एजेंट है। क्या होता है, दिस सब्सटेंस रिड्यूस द इंटरफेसियल टेंशन। ये जो होते हैं सब्सटेंस ये रिड्यूस कर देते हैं हमारे इंटरफेसियल टेंशन को, किसके बीच में, बिटवीन सॉलिड पार्टिकल एंड लिक्विड
पार्टिकल। जो वेटिंग एजेंट होता है वो हमारा इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस करता है, जो कि हमारा लगता है किसके बीच, सॉलिड पार्टिकल के बीच में लगता है वेटिंग एजेंट एंड लिक्विड पार्टिकल के बीच में। अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो अल्कोहल आएगा एंड ग्लिसरीन आएगा। नेक्स्ट चौथा है हमारा प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव होता क्या है ये बता देते हैं आपको। द एजेंट, ठीक, डेट प्रिवेंट और इनहिबिट द माइक्रोबियल ग्रोथ इन अ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमारे प्रिवेंट करते हैं एंड इनहिबिट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को, माइक्रोबियल ग्रोथ से किसमें, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म हो। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे आइडियल प्रिजर्वेटिव की क्या क्या होनी चाहिए। ये हमारे जो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, नॉन इरिटेंट होने चाहिए। किसके, प्रिजर्वेटिव के जो है आइडियल प्रॉपर्टी है। फिर से रीड कर देते हैं। आइडियल प्रॉपर्टी क्या होने चाहिए प्रिजर्वेटिव के, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए एंड ये नॉन इरिटेंट होने चाहिए। समझ में आया। प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल बता देते हैं आपको। सोडियम बेंजोएट ये हमारा एग्जांपल है प्रिजर्वेटिव का। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। सस्पेंशन हमारा यहाँ तक ख़त्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है इमल्सन। ठीक, यही है। देख लेते हैं क्या होता है। पहला पॉइंट है इमल्सन इज़ थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल सिस्टम। जो इमल्सन होता है हमारा वो थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल होता है। होता क्या है ये, इमल्सन कंटेन 2 इमिसिबल लिक्विड। जो इमल्सन होता है इसमें 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं, मतलब मिक्स नहीं होते हैं। वन ऑफ इच डिस्पर्स एज अ ग्लोबुल, जिसको हम लोग डिस्पर्स फेज बोलते हैं, एंड अनदर क्या है, एंड अनदर इज लिक्विड, जिसको हम लोग डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं या फिर कॉन्टिन्यूस फेज बोलते हैं। ठीक है, देखिए आपको फिर से बता रहे हैं। जो हमारा इमल्सन फेज होता है, ठीक है, इमल्सन फेज, सॉरी बोल रहे हैं, इमल्सन नहीं है। ठीक है, इमल्सन जो होता है हमारे 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं। पहला जो होता है हमारा डिस्पर्स होता है, एज अ ग्लोबुल की तरह काम करता है, इसको हम लोग डिस्पर्स फेज बोलते हैं। जो दूसरा होता है हमारा, वो हमारा लिक्विड होता है, जो कि हम लोग डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं या फिर कॉन्टिन्यूस फेज बोलते हैं, जो कि हमारा लिक्विड है। समझ में आया क्या होता है इमल्सन। थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल सिस्टम होता है, इसमें 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं। एक जो होते हैं हमारे डिस्पर्स फेज होते हैं, दूसरा हमारे डिस्पर्जन मीडियम होता है या फिर कॉन्टिन्यूस फेज बोलते हैं इसको। समझ में आया क्या होता है इमल्सन। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। इमल्सन इज स्टेबलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। वही है सस्पेंशन की तरह, जैसे हम लोग सस्पेंशन में पढ़े थे, सस्पेंशन कैसे स्टेबलाइज हो रहा था, सस्पेंडिंग एजेंट। अगर इमल्सन की बात करेंगे तो ये कैसे स्टेबल होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाटर प्लस ऑयल इमिसिबल लिक्विड। समझ में आया क्या है। अगर हम लोग वाटर और ऑयल को मिक्स कर रहे हैं तो ये हमारा इमिसिबल लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा, मिक्स तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, टाइप ऑफ इमल्सन। कौन कितने प्रकार के होते हैं इमल्सन। पहला हमारा है माइक्रो इमल्सन, इसमें दो या 3 आते हैं, देख लेते हैं। पहला है हमारा माइक्रो इमल्सन में ऑयल इन वाटर इमल्सन है, जिसको हम लोग O/W इमल्सन बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें, अ सिस्टम इन विच ऑयल इज डिस्पर्स पे वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम, इसलिए इसको ऑयल इन वाटर इमल्सन है। ठीक है, जो O/W वाटर इमल्सन होते हैं, O/W इमल्सन होते हैं, जिसमें हमारा ऑयल जो होता है हमारा डिस्पर्स फेज होता है एंड वाटर जो होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम या फिर कॉन्टिन्यूस फेज होता है। इसी को हम लोग O/W इमल्सन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट है, दे आर नॉन ग्रीसी। ये हमारे ग्रीसी नेचर के नहीं होते हैं एंड ईजिली रिमूव फ्रॉम द स्किन सरफेस। ये हमारे ईजिली जो होते हैं हमारे रिमूव हो जाते हैं हमारे सरफेस ऑफ द स्किन से। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है, इट गिव पॉजिटिविटी कंडक्टिविटी टेस्ट एज अ वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो O/W इमल्सन होता है वो हमारा पॉजिटिव कंडक्टिविटी टेस्ट देता है, जो कि वाटर जो होता है इसमें हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो O/W इमल्सन की, तो हमारा वेनिसिंग क्रीम आएगा। ठीक है, जो कि O/W इमल्सन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा टाइप है, W/O emulsion, a system in which
वाटर इज डिस्पर्स फेज, इसमें हमारा वाटर जो होता है हमारा डिस्पर्स फेज होगा, एंड ऑयल जो होता है हमारा कॉन्टिन्यूस या फिर डिस्पर्जन मीडियम होता है, इसलिए जो होता है उसको हम लोग W/O इमल्सन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें दे आर ग्रीसी नेचर। O/W इमल्सन जो था हमारा नॉन ग्रीसी नेचर था, जो वाटर इन ऑयल इमल्सन होता है जो कि W/O इमल्सन है, ये हमारा ग्रीसी नेचर होगा। समझ में आया क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इसमें जो है दे आर यूज एक्सटर्नली टू प्रिवेंट इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन सरफेस, मतलब इसका हम लोग जो W/O इमल्सन होते हैं इसका हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटर्नली स्किन सरफेस पे ताकि प्रिवेंट कर सके हम लोग मॉइस्चर को। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है दे डू नॉट गिव पॉजिटिव कंडक्टिविटी टेस्ट। ठीक है, जो हमारे W/O इमल्सन टाइप होते हैं वो हमारे पॉजिटिव कंडक्टिविटी टेस्ट जो होते हैं वो नहीं देते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करेंगे W/O इमल्सन में तो कोल्ड क्रीम आएगा, मॉइस्चराइजिंग क्रीम होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसमें। अब सेकेंड है एक्रो इमल्सन हो गया, अब मल्टीपल इमल्सन। इसमें हमारे बहुत सारे आएंगे, जैसे पहला है हमारा O/W/O इमल्सन। इन विच O/W इमल्सन एक्वस फेज वाटर सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑयल फेज। वही है कि जो हमारे O/W इमल्सन जो होते हैं हमारे एक्वस फेज होते हैं हमारे वाटर होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं इंटरनली एक्सटर्नली ऑयल फेज से। ठीक है, O/W/O। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो इसमें टाइप्स है हमारा W/O/W जो कि इमल्सन है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फेज होता है वो हमारा हाइड्रोफोबिक होता है जो कि सेपरेट करता है हमारे इंटरनल एक्सटर्नल एक्वस फेज को। समझ में आया मल्टीपल इमल्सन में। नेक्स्ट इसमें हमारा माइक्रो इमल्सन क्या होता है, इट इज़ अ थर्मोडायनेमिक स्टेबल फ्लूइड। जो माइक्रो इमल्सन होता है वो हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेबल फ्लूइड होती है जो कि डिफ़र होती है काइनेटिक स्टेबल इमल्सन से। ठीक है, ये जो माइक्रो इमल्सन होता है वो हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेबल फ्लूइड है जो कि डिफ़र होता है काइनेटिक स्टेबल इमल्सन से, जो कि सेपरेट करता है क्या, ऑयल एंड वाटर को। समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीपल इमल्सन। ये हम शॉर्ट में डिफिनीसन करवा रहे हैं आपको, अगर आपको लिखे आ गया क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ मल्टीपल इमल्सन, व्हाट इज़ माइक्रो इमल्सन, तो आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप मत लिख दीजिएगा O/W इमल्सन या फिर O/W इमल्सन, तो ये सब डिफिनीसन में हम आपको बता रहे हैं। मल्टीपल इमल्सन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स पॉलीडिस्पर्स सिस्टम। ठीक है, ये तरह का कॉम्प्लेक्स पॉलीडिस्पर्स सिस्टम होता है जिसमें हमारे दोनों होते हैं ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इमल्सन, जो कि हमारे साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, जो कि स्टेबलाइज होते हैं हमारे लायोफिलिक्स के द्वारा एंड हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन। बहुत सारी थ्योरी जो दी गई थी इमल्सिफिकेशन करने के लिए, तो कौन कौन सा थ्योरी था देख लेते हैं वो भी। पहला है सरफेस टेंशन थ्योरी। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन थ्योरी इमल्सिफिकेशन, वही है ना सरफेस टेंशन ऑफ इमल्सिफिकेशन वाला जो थ्योरी है, द इमल्सिफाइंग एजेंट कॉज रेडेंशन इन रिपेलेंट फोर्स बिटवीन द लिक्विड एंड विड्रॉइंग द अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड फॉर देयर ऑन मॉलिक्यूल। ठीक है, सरफेस टेंशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है, अगर हम लोग जो होता है वो कॉज करता है हमारा रेपेलेंट फोर्स किसके बीच में, लिक्विड के बीच में। ठीक है, जो कि अट्रैक्शन लिक्विड होते हैं एंड उनके मॉलिक्यूल के बीच में। समझ में आया। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन दिस वे द सर्फेक्टेंट कन्वर्ट लार्ज ग्लोबुल्स इनटू स्मॉल ग्लोबुल्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम कोलिशंस। ठीक है, जिसके वजह से जो सर्फेक्टेंट जो होता है हमारा कन्वर्ट कर देता है लार्ज ग्लोबुल्स को स्मॉल ग्लोबुल्स में, जो कि हमारा प्रिवेंट करता है कोलिशंस। ये फर्दर हम आपको बताएंगे कोलिशंस क्या होते हैं लास्ट में, अब बने रहेगा वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कौन सा थ्योरी है, हाइड्रेशन थ्योरी। क्या होता है, पहला पॉइंट, फिशर एंड हुकर स्टेट दैट द हाइड्रेटेड क्लोराइड मेक द बेस्ट इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इसमें दो साइंटिस्ट थे जो फिशर थे एंड हुकर थे, ये बताए थे जो हाइड्रेटेड क्लोराइड होते हैं वो बेस्ट इमल्सिफिकेशन बनाते हैं। ठीक है,
दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, फिशर ने दिया था, फिशर स्टेट दैट, ठीक है, बाय यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट अ परमानेंट इमल्सन इज ऑब्टेन। यही है, फिशर ने बताया था कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है वो हमारा परमानेंट इमल्सन देता है, जो कि स्टेबलाइज करता है हमारे इमल्सन को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समझ में है। नेक्स्ट इसमें क्या है, फिशर एंड हुकर फाउंड दैट एल्बुमिन, कैसिन एंड जिलेटिन आर गुड इमल्सिफाइंग एजेंट। जो फिशर एंड हुकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मतलब पाया कि जो एल्बुमिन और कैसिन एंड जिलेटिन होता है वो हमारे इनके पास जो होते हैं वो इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है, ये गुड इमल्सिफाइंग एजेंट है। ऐसा हम लोग एल्बुमिन, कैसिन एंड जिलेटिन का हम लोग यूज़ करते हैं इमल्सिफिकेशन के या फिर इमल्सन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जो कि यही जो दो साइंटिस्ट थे फिशर एंड हुकर ने ही बताया था। नेक्स्ट कौन सा थ्योरी है, मोनोमॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन थ्योरी। देख लेते हैं क्या होता है। सरफेक्टेंट फ्रॉम अ सिंगल लेयर एट द इंटरफेस ऑफ टू इमल्सिबल लिक्विड, ठीक है, जो सरफेक्टेंट होता है वो सिंगल लेयर में एट द इंटरफेस दो इमल्सिबल लिक्विड होते हैं। सरफेक्टेंट हैव ए बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक रीजन। जो सरफेक्टेंट होते हैं इनके पास दोनों होता है, हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक रीजन, वाटर अट्रैक्शन, वाटर रिपल्सन। नेक्स्ट, surfactant absorb at the oil water interface such that lipophilic group orient towards oil and hydrophilic group orient toward water। इसमें ये कहना चाह रहा है जो सर्फेक्टेंट होता है हमारा दोनों को एब्जॉर्ब करता है, ऑयल एंड वाटर इंटरफेस को। जो ऑयल होता है वो हमारा लिपोफिलिक ग्रुप ओरिएंट होता है एंड जो वाटर होता है वो हमारा हाइड्रोफिलिक ग्रुप ओरिएंट होता है। समझ में आया। यही हम अभी बताएं आपको, जो हाइड्रोफिलिक होता है वो हमारा वाटर अट्रैक्शन होता है एंड लिपोफिलिक जो होता है हमारा वाटर रिपल्सन होगा। तो वाटर को रिपल करेगा तो वाटर ऑयल है, तो वाटर को रिपल कर दिया तो बचा क्या हमारा ऑयल, तो ऑयल ओरिएंट होगा, ठीक है, जो कि हमारा लिपोफिलिक है एंड जो वाटर ओरिएंट होगा वो हमारा हाइड्रोफिलिक है। समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। This film and layer also act as a mechanical barrier to coalescence of globules। यही जो फिल्म एंड लेयर होती है वो एक्ट करती है हमारे मैकेनिकल बैरियर की तरह, जो कि कोलिसेंस करता है हमारे ग्लोबुल्स के। समझ में आया। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या था, पहला पॉइंट है इसमें, द इमल्सिफाइंग एजेंट सच एज अकेसिया एंड जिलेटिन टेंड्स टू फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म अराउंड द ग्लोब्स। जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है, जैसे कि हमारा अकेसिया एंड जिलेटिन, ये हमारा फॉर्म करता है मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म किसके अराउंड द ग्लोब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, दिस फिल्म आर स्ट्रॉन्ग एंड रजिस्ट कोलिसेंस। ये जो फिल्म होती है वो हमारी स्ट्रॉन्ग होती है एंड रजिस्ट करता है हमारे कोलिसेंस को, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट है, सिंस द इमल्सिफाइंग एजेंट डेट फॉर्म मल्टी लेयर फिल्म अराउंड द ड्रॉपलेट आर हाइड्रोफिलिक दे टेंड्स टू प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सन। यही है, जो इसके वजह से जो होता है हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है हमारा फॉर्म करता है मल्टी लेयर फिल्म अराउंड द ड्रॉपलेट, जो कि हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, ये हमारा प्रमोट करता है जो कि हमारा फॉर्मेशन होता है हमारा ऑयल इन वाटर का इमल्सन का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। हम लोग इमल्सन को कैसे स्टेबल करते हैं लंबे समय के लिए। पहला इसमें क्या पॉइंट है, द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ कोलिसेंस ऑफ इंटरनल फेज, अब्सेंस ऑफ क्रीमिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एलिगेंस विथ रिस्पेक्ट टू अपीयरेंस, ऑर्डर, कलर एक्सेट्रा, ठीक है। जो स्टेबिलिटी होता है इमल्सन का वो कैरेक्टराइज होता है, अब्सेंस होता है कोलिसेंस का जो कि हमारा इंटरनल फेज में पाया जाता है, अब्सेंस होता है हमारा क्रीमिंग का, मेंटेनेंस करता है हमारे एलिगेंस विथ रिस्पेक्ट टू अपीयरेंस, ऑर्डर, कलर। ये सब हम बताएंगे आपको। कोलिसेंस क्या होते हैं, क्रीमिंग क्या होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। द कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, किसके वजह से इनस्टेबिलिटी होती है हमारे इमल्सन का। पहला है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन इन्वॉल्व द गैदरिंग ऑफ नेबरिंग ऑफ ग्लोबुल्स टू ईच अदर
फ्रॉम ग्रुप इन अ कॉन्टिन्यूस फेज। वही है, फ्लोकुलेशन क्या होता है, एक तरह का क्या होता है प्रोसेस होता है जो कि इसमें फॉर्मेशन होता है हमारे फ्लोकुल्स को, जो कि ग्लोब्यूल्स की तरह बताया गया है, जो कि कॉन्टिन्यूस फेज में होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो होता है वो इमल्सन इनस्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या होता है? क्रीमिंग इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स। क्रीमिंग जो होता है हमारा कंसंट्रेशन होता है ग्लोब्यूल्स का, जो कि कहाँ पे होता है, टॉप और बॉटम ऑफ द इमल्सन। ठीक है, जो कि हमारा पाया जाता है टॉप साइज में और बॉटम ऑफ द इमल्सन, जो कि डिपेंड करता है हमारे की डेंसिटी कैसी है इमल्सन का। नेक्स्ट इसमें क्या है, द अपवर्ड क्रीमिंग ऑकर इन ऑयल इन वाटर इमल्सन। जो अपवर्ड क्रीमिंग होता है हमारा ऑकर होता है O/W इमल्सन में। ठीक है, O/W इमल्सन मतलब कि ऑयल इन वाटर। ऑयल हमारा डिस्पर्स फेज, वाटर हमारा डिस्पर्जन मीडियम। मतलब जैसे कि हम ऑयल और वाटर को मिक्स किए तो जो ऑयल होगा वो अपर लेयर में फॉर्मेशन होगा, वाटर तो है ही लेकिन ऑयल जो होता है हमारा अपर लेयर में इकट्ठा होने लगता है। तो वही जो होता है इसको बताया गया है कि ये हमारा अपवर्ड क्रीमिंग होता है, जो कि कहाँ देखा गया है, ऑयल इन वाटर इमल्सन में। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट है द डाउनवर्ड क्रीमिंग ऑकर इन वाटर इन ऑयल इमल्सन। जो डाउनवर्ड क्रीमिंग होता है वो हमारा कहाँ देखा गया है, W/O इमल्सन में। ठीक है, मतलब वाटर इन ऑयल इमल्सन। बट दिस क्रीम कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूट होमोजीनियस इनटू द कॉन्टिन्यूस फेज अगेन बाय सेकिंग। ये जो क्रीम होते हैं वो हमारे रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन में, किसके द्वारा, सेकिंग। अगर यही जो होता है, अगर हम लोग इसको सेक कर दे रहे हैं तो ये होमोजीनियस मिक्सर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जो कि कॉन्टिन्यूस फेज में चला जाता है। जिसके वजह से हमारे जो इमल्सन होते हैं वो हमारे इनस्टेबल हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा तीसरा इसमें है कोलेसेंस। कई बार आया था, जिसको हम लोग एग्रीगेशन भी बोलते हैं। एग्रीगेट करता है हमारा पार्टिकल, क्या होता है देख लेते हैं। कोलेसेंस इज द टेक्निक बाय विच इमल्सिफाई पार्टिकल कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोलेसेंस ये एक तरह का हमारा टेक्निक है जिसमें इमल्सिफाई जो पार्टिकल होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि फॉर्मेशन कर सकें लार्ज पार्टिकल्स के। मतलब ये है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एक दूसरे से कंबाइन होकर लार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यही हमारे कोलेसेंस या फिर एग्रीगेशन कहलाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग प्रमोट ग्रेटर इक्वेशन विच लीड्स टू कोलेशन। वही है कि ऐसे जो होते हैं हमारे ये टाइप के, ये हमारे क्लोज पैकेजिंग में होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं जितने से जितना ज़्यादा कोलेशन हो सके, जिसके वजह से हमारा कोलेसेंस बढ़ सके। नेक्स्ट इसमें क्या है, कोलेसेंस लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ इमल्सन एंड इट कैन नॉट बी रिफॉर्म। ठीक है, जो हमारा कोलेसेंस होता है यानी एग्रीगेशन, ये हमारा ब्रेकिंग करता है हमारे इमल्सन को। ठीक है, ये हमारा दोबारा जो होता है वो फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, आफ्टर ब्रेक डाउन, जैसे लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर दिए उसको, अब उसको छोटे पार्टिकल्स में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। इसके वजह से जो हमारा इमल्सन होता है वो हमारा इनस्टेबल हो सकता है। चौथा हमारा है फेज इन्वर्जन। क्या होता है, फेज इन्वर्जन इंक्लूड द चेंज ऑफ इमल्सन टाइप फ्रॉम O/W टू W/O इमल्सन। जो फेज इन्वर्जन होता है ये हमारा चेंज करता है हमारे जो इमल्सन के टाइप है। जैसे हमारा जो O/W इमल्सन होगा तो वो हमारा चेंज हो जाएगा W/O इमल्सन में। अगर W/O इमल्सन है तो ये हमारा चेंज होगा O/W इमल्सन में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉर्मली इट ऑकर ड्यू टू चेंज इन अ टेम्परेचर एज वेल एज ए कंपोजिशन। ये कब ऑकर होता है, जब अगर टेम्परेचर में अगर कोई चेंजेस किया जा रहा है तब, या फिर अगर उनके कंपोजिशन में चेंज कर रहे हैं तब ये हमारा फेज इन्वर्जन ऑकर हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फेज इन्वर्जन कैन बी प्रिवेंटेड बाय सेलेक्टिंग राइट इमल्सिफाइंग एजेंट इन अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन। फेज इन्वर्जन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम लोग सही सिलेक्शन कर रहे हैं इमल्सिफाइंग एजेंट का, एंड इसका जो इमल्सिफाइंग एजेंट हम लोग जो सेलेक्ट कर रहे हैं
वो अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में होना चाहिए, तभी हमारा फेज इन्वर्जन प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द फाइनल इमल्सन टर्न इनटू W/O इमल्सन, इट कैन बी साइन ऑफ इनस्टेबिलिटी। जो फाइनल इमल्सन होता है वो टर्न मतलब चेंज कर देता है W/O इमल्सन में, ठीक है, जो कि एज अ साइन होता है हमारा इनस्टेबिलिटी ऑफ द इमल्सन का। नेक्स्ट इसमें क्या है, द फेज वॉल्यूम रेशियो 50-50 रिजल्ट अबाउट द मोस्ट स्टेबल इमल्सन। वही है, जो फेज वॉल्यूम का जो रेशियो बताया गया है वो 50-50 बताया गया है, जो कि एज अ रिजल्ट होता है हमारे स्टेबल के इमल्सन खाने में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसमें, प्रिजर्वेटिव ऑफ इमल्सन। कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज़ करते हैं इमल्सन करने के लिए। तो पहला हमारा है प्रिजर्वेटिव फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग इमल्सन को प्रिजर्व करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। पहला क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज चेंज इन अ कलर, टेस्ट, ऑर्डर, pH एंड इवन कॉज ब्रेकिंग ऑफ इमल्सन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे चेंज कर देते हैं कलर को टेस्ट को, ऑर्डर को, pH को एंड इवन ब्रेकिंग करते हैं हमारे इमल्सन को, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। नेक्स्ट है इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन इमल्सन में ऑकर ड्यू टू। माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन होता है वो इमल्सन में किसके वजह से ऑकर होता है, देख लेते हैं। पहला बताया गया है यूजेस ऑफ इम्प्योर रॉ मटेरियल। अगर हम लोग रॉ मटेरियल अच्छा नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके वजह से हमारा जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहे हैं वो इमल्सन में ऑकर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटामिनेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ इमल्सन। अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं इमल्सन का या फिर फॉर्मुलेशन कर रहे हैं इमल्सन का, अगर कोई बाहरी डस्ट पार्टिकल या फिर कंटामिनेशन अगर उसमें आ गया फॉर्मुलेशन में, तो उसके वजह से जो होता है वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंटामिनेटेड इक्विपमेंट। अगर हम लोग कंटामिनेटेड इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं फॉर्मुलेशन के दौरान इमल्सन का, तो उसके वजह से जो होता है हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑकर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ इमल्सन वी यूज़ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, अगर हम लोग को कंटामिनेशन से बचाना है इमल्सन को तो प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। अब प्रिजर्वेटिव करता क्या है, ये हमारा इनहिबिट कर देता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, जो कि फार्माडोजिस फॉर्म में होता है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल प्रिजर्वेटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे प्रिजर्वेटिव के, आइडियल प्रिजर्वेटिव देख लेते हैं बारी बारी। पहला हमारा इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। ये हमारे नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, नॉन इरिटेंट होने चाहिए, इरिटेट नहीं होने चाहिए। सेकेंड इसमें क्या है, इट शुड बी स्टेबल। ये हमारे स्टेबल होने चाहिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए, मतलब लो कॉस्ट होना चाहिए ताकि ईजिली सभी लोग एफोर्ड कर सकें। ठीक है, अगर इसमें एग्जांपल की बात करेंगे तो हमारा मिथाइल पैराबेन, इथाइल पैराबेन, ये सब जो पैराबेन के डेरिवेटिव आते हैं इसमें यही प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल होंगे। जैसे मिथाइल, इथाइल, ये सब जो होते हैं हमारे एग्जांपल होंगे प्रिजर्वेटिव के। नेक्स्ट कैसे हम लोग प्रिजर्व करेंगे इमल्सन को। सेकेंड है हमारा प्रिजर्वेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है, इमल्सन को हम लोग प्रिवेंट करेंगे ऑक्सीडेशन से। कैसे, वेजिटेबल्स ऑयल एंड मिनरल ऑयल आर सस्पेक्टेबल टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं एंड मिनरल ऑयल होते हैं वो हमारे सस्पेक्टेबल होते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के लिए। ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जिसके वजह से स्पॉइलिश करते हैं हमारे इमल्सन को। ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए ऑक्सीडेशन का हम लोग एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं इमल्सन में। ठीक है, ताकि हम लोग प्रिवेंट कर सकें जो भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन या फिर ऑक्सीडेशन से जो भी डिक्रीज़ हो रहा है, स्पॉइलेज हो रही है इमल्सन को, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकें ताकि हमारा इमल्सन स्टेबल हो सके लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट है, द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। कौन कौन से प्रॉपर्टी हमारे एंटीऑक्सीडेंट की है ये बता देते हैं आपको। पहला है नॉन टॉक्सिक। ये हमारा नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, टेस्टलेस होना चाहिए,
अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट में, तो हमारा एग्जाम्पल क्या आएगा, बीटा-ग्लूटेन हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BHT बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इमल्सन मीन्स मतलब कि इसमें हम लोग फ्लो प्रॉपर्टी देखेंगे इमल्सन का क्या है। पहला पॉइंट क्या है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इमल्सन इज रिलेटेड टू फ्लो ऑफ इमल्सन। भाई पहले ही बता चुके हैं, ये हमारा रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो होता है हमारा इमल्सन, वो रिलेशन में होता है जो कि फ्लो बताता है, मतलब इमल्सन का हमारा फ्लो क्या होना चाहिए, ठीक है। इट फॉलो न्यूटोनियन एज वेल एज नॉन न्यूटोनियन पैटर्न ऑफ फ्लो, ठीक है। जो हमारा फ्लो सिस्टम आता है इसमें, जो कि रियोलॉजी ऑलरेडी हम लोग सेकेंड यूनिट में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें दो आते हैं सिस्टम, एक न्यूटोनियन सिस्टम आते हैं, एक है नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। न्यूटोनियन सिस्टम जो होते हैं वो हमारे फॉलो करते हैं न्यूटन लॉ को, और नॉन न्यूटोनियन सिस्टम जो होते हैं हमारे फॉलो नहीं करते हैं न्यूटन लॉ को, ठीक है। वही जो होता है हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लो होता है, ठीक है। और यही जो होता है, जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी इमल्सन होता है, ये हमारा दोनों को फॉलो करेगा, न्यूटोनियन को भी एज वेल एज नॉन न्यूटोनियन पैटर्न ऑफ फ्लो। समझ में आया। अगर आप सेकेंड यूनिट जो होता है हमारा जो है रियोलॉजी है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम इस चैनल, इस वीडियो के नीचे में चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, सेकेंड जो यूनिट है आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, या फिर चैनल पे आप विज़िट करके जो रियोलॉजी है वो एक ही वीडियो में कवर किए हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। डिटेल में आपको वहाँ पे नॉलेज मिल जाएगा, रियोलॉजी क्या होता है क्या नहीं, जितने भी टॉपिक है उस यूनिट के सारे हमने कवर किया है। चलते हैं इसमें, नेक्स्ट इसमें क्या है, द लोशन एंड क्रीम सो नॉन न्यूटोनियन पैटर्न। जो हमारे लोशन होते हैं एंड जो क्रीम होते हैं, जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं स्किन सरफेस में, तो ये हमारे शो करते हैं नॉन न्यूटोनियन पैटर्न को, मतलब ये हमारा फॉलो नहीं करेंगे न्यूटन लॉ फ्लो को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द इमल्सन विथ लो कंसनट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज सो नॉन न्यूटोनियन पैटर्न। ऐसे इमल्सन जिनका कंसनट्रेशन कम होता है डिस्पर्स फेज में, जो कि शो करते हैं हमारे नॉन न्यूटोनियन पैटर्न, ठीक। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन कैन बी कंट्रोल बाय, ठीक। जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है हमारे इमल्सन को, वो कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पहला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज से जो कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इमल्सन। नेक्स्ट इसमें क्या है, पार्टिकल साइज़ क्या है हमारा डिस्पर्स फेज से, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट हायर विल बी द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज, ठीक है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा इमल्सिफाइंग एजेंट का, उतना ज़्यादा हमारा विस्कोसिटी होगा डिस्पर्स फेज का। मतलब कि जो कंसंट्रेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट होगा ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज के। इसलिए जो होता है हमारा कंसंट्रेशन जो होता है हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट का, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज के। समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। वही है, एज अ रिजल्ट जो होता है हमारा स्टेबिलिटी इमल्सन जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, कौन सा टॉपिक है, इमल्सन फॉर्मुलेशन बाय HLB मेथड। इमल्सन का हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं HLB मेथड। HLB क्या होता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। H फॉर हाइड्रोफिलिक, L फॉर लिपोफिलिक, B फॉर बैलेंस। समझ में आया क्या है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता क्या है, ये बता देते हैं। द रेशियो बिटवीन हाइड्रोफिलिक पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल टू द लिपोफिलिक पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या होता है HLB स्केल, ये जो होता है वो रेशियो होता है किसके बीच में, जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है हमारे मॉलिक्यूल के उसके बीच, एंड जो लिपोफिलिक पोर्शन होता है मॉलिक्यूल के उसके बीच का जो रेशियो होता है वो हमारा HLB स्केल बताता है, ठीक। हाइयर द HLB वैल्यू एंड एजेंट द मोर हाइड्रोफिलिक। जितना ज़्यादा HLB वैल्यू होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगा, एंड ये ज़्यादा सॉल्यूबल होता है वाटर में, जो कि प्रोड्यूस करता है O/W इमल्सन। एक बार फिर से बता देते हैं, अगर इमल्सन का जो HLB वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये हाइड्रोफिलिक शो करेगा, एंड ये ज़्यादा सॉल्यूबल होता है हमारा वाटर में,
ताकि ये प्रोड्यूस कर सके O/W इमल्सन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हमारा इमल्सन का जो HLB वैल्यू कम है तो ये हमारा लिपोफिलिक शो करेगा, लिपोफिलिक इन नेचर या फिर वही लिपोफिलिक शो करेगा, एंड ये हमारा फॉर्म करता है W/O इमल्सन। ठीक है, एक बार और आपको रीड करके बता देते हैं। अगर इमल्सन का HLB वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक शो करेगा। ठीक है, एंड जो कि प्रोड्यूस करता है एज अ रिजल्ट O/W इमल्सन। अगर इमल्सन का HLB वैल्यू कम है तो ये हमारा लिपोफिलिक होगा, ठीक है, जो कि हमारा एज अ रिजल्ट W/O इमल्सन प्रोड्यूस करेगा। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। HLB का रेंज क्या है एंड इमल्सन कौन कौन सा होगा। 1 से 3 वैल्यू होगी तो हमारा कुछ नहीं होगा, 3 से 6 होगा तो W/O इमल्सन होगा, 6 से 8 होगा ये भी W/O इमल्सन होगा, 8 से 10 होगा तो O/W इमल्सन होगा, एंड 10 से 13 होगा या फिर 13 प्लस होगा तो ये हमारा O/W इमल्सन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा रेंज दिया गया था, ये जो होता है हमारा रेंज है HLB रेंज, और ये हमारा इमल्सन है। ठीक, ये सब सारे जो होते हैं हमारे ये रेंज है 1 से 3, 3 से 6, 6 से 8, 8 से 10 एंड 10 से 13। ये सब इसके कौन कौन से, जैसे 1 से 3 होगा तो नन होगा, 3 से 6 होगा तो W/O इमल्सन होगा, 6 से 8 होगा तो W/O इमल्सन, 8 से 10 होगा तो O/W इमल्सन, 10 से 13 या फिर 13 प्लस होंगे तो ये हमारे O/W इमल्सन होगा। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, कैसे प्रिपरेशन करेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन आर, पहला है टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं इमल्सन को, जिसमें 2 आते हैं, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड। तो पहले ड्राई गम मेथड देख लेते हैं। इन दिस मेथड द ऑयल ऑफ फर्स्ट टाइट्रेटेड विद गम, इस मेथड में जो ऑयल को हम लोग पहले टाइट्रेट करते हैं गम के साथ, एंड इसमें हम लोग लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है हमारा फॉर्म करता है प्राइमरी इमल्सन। ठीक है, एक बार और रीड करके बता देते हैं। जो ड्राई गम मेथड होता है इसमें पहले ऑयल को हम लोग टाइट्रेट करते हैं गम के साथ, जो कि एंड जो हमारा लिटिल अमाउंट होता है वाटर का, ठीक है, जो कि हमारा फॉर्म करता है प्राइमरी इमल्सन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। द टाइट्रेशन इज कंटिन्यू टिल द कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिकिंग साउंड इज हियर एंड थिक वाइट इज फॉर्म। ठीक है, टाइट्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम लोग को क्लिकिंग साउंड जब तक नहीं सुनाई दे देगा। ठीक है, एंड इसमें जब तक थिक वाइट जो होता है वो फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग टाइट्रेट करते रहेंगे ड्राई गम मेथड में। नेक्स्ट देख लेते हैं। वंस द प्राइमरी इमल्सन इज फॉर्म, अगर हमारा प्राइमरी इमल्सन फॉर्म हो गया है तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज स्लोली एडेड, जो हमारा बचा हुआ है वाटर उसको हम लोग स्लोली ऐड करेंगे, एंड इसमें फाइनल इमल्सन का फॉर्मेशन हो सकता है, हो जाता है, सॉरी। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ 4:2:1 फॉर्मूला। जो 4 होगा वो ऑयल होगा, 2 जो होता है हमारा वाटर होता है, 1 जो होता है हमारा गम होता है। ये रेशियो पूछ सकता है कि ड्राई गम मेथड में जो ऑयल वाटर एंड गम का रेशियो कितना होता है, तो आप बता सकते हैं ऑयल होगा तो 4 होगा, वाटर होगा तो 2 होगा, गम होगा तो 1 होगा। ठीक, समझ में आया? अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। ठीक है, उनको भी बताएं। हमारी कोशिश यही है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना, अच्छे से अच्छा पढ़ाना। मानता हूँ कि मेरी ये फर्स्ट वीडियो है या फिर हम अभी स्टार्ट किया पढ़ाना, लेकिन हम कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा आपको एकदम अच्छे से बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताने के लिए आपको तैयार हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। वेट गम मेथड। वेट गम मेथड होता क्या है। इन दिस मेथड फर्स्ट गम एंड वाटर टाइट्रेट टू फॉर्म न्यूक्लियस। जो इस मेथड जो वेट गम होता है, इस मेथड में गम एंड वाटर को हम लोग टाइट्रेट करते हैं, जो कि हमारा फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियस का। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या होता है।
दिस रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज देन एडेड ग्रेजुअली स्मॉल प्रोपोर्शन विथ थ्रू टाइट्रेशन टू फॉर्म प्राइमरी इमल्सन। इसमें यही है, पहले उसमें जो हम लोग वाटर को ऐड कर रहे थे इसमें, लेकिन वेट गम मेथड में पहले ऑयल को हम लोग ऐड कर रहे हैं स्मॉल प्रोपोर्शन में, जो कि हमारा फॉर्मेशन करता है हमारा प्राइमरी इमल्सन का। समझ में आया? नेक्स्ट इसमें क्या है, वंस द प्राइमरी इमल्सन इज फॉर्म रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू मेक फाइनल इमल्सन। अगर हमारा प्राइमरी इमल्सन फॉर्मेशन हो गया, जो बचा है हमारा वाटर उसको ऐड करके उसी प्राइमरी इमल्सन में फॉर्मेशन कर देते हैं फाइनल इमल्सन का। समझ में आया? ड्राई गम मेथड और वेट गम मेथड, ये इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला जो है। तो क्या है हमारा जो प्रिपरेशन है या फिर फॉर्मुलेशन है इमल्सन का, वो बहुत ज़रूरी है। तीनों पूछता है, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड एंड बॉटल मेथड। तो तीनों आप जितना हम लिखे आप उतना एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। बाकी आपको जो भी वीडियो में नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, हम आपको कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज कर देंगे या फिर कमेंट कर देंगे आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉटल मेथड। दिस मेथड इज एम्प्लॉय फॉर प्रिपेयरिंग इमल्सन कंटेनिंग वोलेटाइल नॉन विस्कस ऑयल। ठीक है, ये मेथड को हम लोग एम्प्लॉय करते हैं प्रिपरेशन करने के लिए इमल्सन को। ठीक है, ये हमारा कंटेन करता है वोलेटाइल एंड नॉन विस्कस ऑयल। एज अ वोलेटाइल ऑयल हैव ए लो विस्कोसिटी। जो वोलेटाइल ऑयल होती है इनके पास लो विस्कोसिटी होता है, तो कंपेयर करते हैं फिक्स्ड ऑयल जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ गम फॉर द इमल्सिफिकेशन। ये कहना क्या चाह रहा है, जो वोलेटाइल ऑयल होता है इसके पास लो विस्कोसिटी होता है, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं फिक्स्ड ऑयल को। इनके पास जो क्वांटिटी होती है गम की उसको रिक्वायर होती है लार्ज क्वांटिटी, जो कि किसके लिए होता है, हमारा इमल्सन के लिए होता है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। इन दिस मेथड ऑयल वाटर इज़ फर्स्ट सेकेंड थ्रू एंड विग्रेसली विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ गम। इस मेथड में क्या होता है कि जो ऑयल एंड वाटर होता है पहले इसको हम लोग सेक करते हैं थ्रोली एंड विग्रेसली, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा अमाउंट है गम का। ठीक, नेक्स्ट वंस दिस हैज इमल्सिफाइड। अब ठीक है, जब अगर इमल्सिफाई कम्प्लीटली हो गया तो उसमें सेकेंड जो लिक्विड है जो कि हमारा ऑयल हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है, इसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, बॉटल में। फिर अगेन हम लोग इसमें सेकिंग करेंगे जो कि फॉर्मेशन करता है प्राइमरी इमल्सन का। एक बार और फिर से रीड करके आपको बता रहे हैं। इसमें जो होता है ऑयल एंड वाटर को पहले सेक करते हैं, ठीक है। उसके साथ ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा गम का अमाउंट कितना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, वंस दिस इमल्सिफाई कम्प्लीट, अगर इमल्सिफाई फॉर्मेशन हो गया तो जो सेकेंड लिक्विड है, चाहे ये हमारा ऑयल हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है, उसमें हम लोग ऐड करेंगे इसमें बॉटल में। ठीक है, उसके बाद अगेन हम लोग उसको सेक करेंगे बॉटल को, जो कि फॉर्म करता है हमारा प्राइमरी इमल्सन। उसके बाद मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज़ एडेड इन स्मॉल प्रोपोर्शन। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ऐड करते हैं स्मॉल प्रोपोर्शन में, ताकि कांस्टेंट एजिटेशन हो आफ्टर ईच एडिशन टू प्रोड्यूस द फाइनल वॉल्यूम ऑफ इमल्सन। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा प्राइमरी इमल्सन, इफ़ द प्राइमरी इमल्सन इज़ फॉर्म देन रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू फॉर्मुलेट द फाइनल इमल्सन। आप ऐसे अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। अगर हमारा प्राइमरी इमल्सन फॉर्म हो गया तो जो हमारा बचा है वाटर उसको हम लोग ऐड करके फाइनली फॉर्मुलेशन कर देते हैं फाइनल इमल्सन का। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमारा सस्पेंशन इमल्सन जो कि यूनिट 3 में था हम लोग कवर कर चुके हैं एक ही वीडियो में। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वीडियो वो यूनिट 4 का है। हम लोग कौन कौन सा यूनिट कर चुके हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, यूनिट 1 कर चुके हैं जो कि 2 पार्ट में हम लोग किया है। यूनिट 2 एक पार्ट में हम लोग कवर कर लिए हैं। यूनिट 3 जो कि हम लोग आज किए हैं, ठीक है, जो कि एक ही यूनिट में एक ही वीडियो में कवर कर लिए एक यूनिट। ठीक है, टोटल हमारे 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो यूनिट 4 पे आएगा। ठीक है, ये भी जल्दी अपलोड हो जाएगा चैनल पे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।